हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल एक के ज़्यादा जीनियस। यदि वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जॉन डन वाज बॉर्न ऑन 22 जनवरी 1572 in London and he was died 31st March 1631 in London. He was espoused with Hannah More and poems The Flea, Good Morrow, Holy Sonnets. उसके बाद सारांश की हम चर्चा करते हैं। समरी ऑफ Sweetest Love I Don't Go. The poem Sweetest Love I Don't Go is a love poem. कहा जा रहा है कि यह जो कविता है यह एक प्रेम को दर्शाने वाली कविता है। Which has been composed by metaphysical poet John Donne. Which has composed बाई मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल का मतलब आध्यात्मिक होता है, तो यह एक आध्यात्मिक कवि जॉन डन के द्वारा रचा गया है। इन दिस प्रेजेंट पोएम, इस कविता में द पोएट कवि एक्सप्रेसेज द फीलिंग्स ऑफ लव। इस कविता में कवि प्यार यानी प्रेम के अनुभव को व्यक्त करते हैं। भेन लव्स पार्ट, पार्ट का मतलब जुदा होना, लवर्स का मतलब प्रेम करने वाले। कहा जा रहा है कि जब प्रेम करने वाले जुदा होते हैं या अलग होते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे से, दे शो, वे दिखाते हैं द ट्रू लव। कहा जा रहा है कि जब प्रेम करने वाले एक दूसरे से जुदा होते हैं तो वे एक सच्चे प्रेम को दिखाते हैं। भेन लवर्स पार्ट विथ ईच अदर, कहा जा रहा है कि जब प्रेम करने वाले एक दूसरे से अलग होते हैं दे शो द ट्रू लव, वे सच्चे प्रेम को दिखाते हैं। द पोएट डिजायर्स टू डिपार्ट फ्रॉम हिज बिलवेड, कहा जा रहा है कि जो कवि हैं वे प्रेमिका से प्रेम करते हैं, तो जब उनसे अलग हो रहे हैं तो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मैं अलग हो रहा हूँ, तो लेकिन नॉट बिकॉज, लेकिन ऐसा नहीं है, ही वांट्स, कि वह चाहते हैं टू गेट ए फिटर लव, कि उन्हें अच्छा प्रेम कहीं कोई दिखाने वाला मिल सकता है। उसके बाद आगे ही वांट्स टू लीव हिज बिलवेड, वे उनसे अलग होना चाहते हैं या उन्हें छोड़ना चाहते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही नोज, वे जानते हैं, एज वेल, अच्छी तरह से, डैट, की डेथ विल सर्टेनली पार्ट देम अवे, यानी डेथ, डेथ का मतलब मौत, यानी जो मौत है निश्चित रूप से ही पार्ट देम, उन्हें जुदा करेगी, अवे, दूर करेगी, यानी उन्हें का कहना है कि एक न एक दिन मौत के कारण हमें अलग होना ही है। द पोएट एश्योर्स हिज बिलवेड, कवि यकीन दिलाते हैं अपने प्रेमिका को, डैट की ही विल कम बैक, वे वापस ज़रूर आएंगे। लाइक द सन, जिस प्रकार से सूर्य प्रतिदिन शाम को चला जाता है और सुबह में आ जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से सूर्य कम्स एवरी डे, जिस प्रकार से सूर्य प्रतिदिन आता है उसी प्रकार से मैं जा तो रहा हूँ लेकिन वापस ज़रूर आऊँगा। द पोएट प्रोमिसेज हिज बिलवेड, वे वादा करते हैं, डैट, की हिज रिटर्निंग विल बी फास्टर दैन द सन, कि उनका जो यात्रा से जो लौटना रहेगा वो सूर्य से भी काफ़ी तेज रहेगा। फाइनली, अंत में, ये सर्ट्स का मतलब होता है कि वे दावा करते हैं, डैट, की दोज हु ट्रूली लव, जो सच्चे प्रेम करते हैं एक दूसरे से, ईच अदर,
आर नेवर पार्टेड, वे कभी जुदा नहीं होते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। सबसे पहले पोएट के बारे में चर्चा करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके पोएट हैं बार्ट विटमैन। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था 31 मई 1819 ईस्वी को, वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है। इनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 ईस्वी को हुआ था, ये भी अमेरिका में है, न्यू जर्सी। उनकी रचनाएं हैं लिप्स ऑफ ग्रास, ड्रम्स टैप्स। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का अर्थ होता है स्वयं का गाना, स्वयं का गीत, खुद का गाना, खुद का गीत। अब हम समरी के बारे में चर्चा करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यह कविता इज एन इंटरेस्टिंग पोएम, यह कविता इंटरेस्टिंग है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक इंटरेस्टिंग कविता है। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रुचिदायक, अच्छा। इट हैज़ बीन कंपोज्ड, यह रचित है, यह रचा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एन इंटरेस्टिंग पोएम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यह एक इंटरेस्टिंग कविता है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट, यह अमेरिका के महान कवि बार्ट विटमैन के द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। इन दिस प्रेजेंट पोएम, ये इस वर्तमान कविता में द पोएट बार्ट विटमैन, कवि बार्ट विटमैन एक्सप्रेसेज व्यक्त करते हैं हिज सेंटीमेंट, अपनी भावनाओं ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ही सेज डैट, वे कहते हैं कि ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल, सभी लोग जन्म लिए हैं, इक्वल हैं यानी समान हैं, एक हैं। एंड एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, इन ऑल ह्यूमन बीइंग, ऑल ह्यूमन बीइंग का मतलब है प्रत्येक मानव जाति, इज द सेम, इज द सेम कहा जा रहा है कि प्रत्येक मानव जाति सेम है, बराबर है। इवेन, इवेन इवेन यहाँ से हम चर्चा कर रहे हैं। इवेन देयर ब्लड इज ऑफ द सेम कलर, कहा जा रहा है देयर ब्लड, उनके जो रक्त हैं, रक्त भी, इवेन का मतलब भी, इज ऑफ द सेम कलर, एक ही रंग के हैं। बट लेकिन द पोएट इज वेरी मच इन पेन, पोएट इज वेरी मच बहुत अधिक, इन पेन काफ़ी उन्हें तकलीफ़ होता है, दर्द होता है। एट सीइंग देखकर, द क्वार्ल झगड़े या कलह, बिटवीन टू रिलीजन्स, कहा जा रहा है कि दो रिलीजन्स यानी धर्मों के बीच झगड़ों को देखकर उन्हें काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी तकलीफ़ होता है। फाइनली अंत में ही द पोएट, कवि सजेस्ट सुझाव देते हैं, टू अस हम लोगों को, डैट की, अंत में कवि हम लोगों को सुझाव देते हैं कि एवरीवन शुड थिंक, प्रत्येक लोगों को सोचना चाहिए, डैट की देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, इन लाइफ जीवन में, एक्सेप्ट छोड़कर, ब्रदरहुड भाईचारा, कहा जा रहा है कि प्रत्येक लोगों को सोचना चाहिए कि जीवन में भाईचारे को छोड़कर कुछ भी नहीं है। सो ऑलवेज बी हैप्पी, इसलिए हमेशा खुश रहें। एंड ट्राई, प्रयास करें, टू मेक अदर्स हैप्पी, दूसरे लोगों को भी खुश रखने का प्रयास करें। ऐसा इस कविता में चर्चा किया गया है बार्ट विटमैन के द्वारा। तो सब्सक्राइब द चैनल प्लीज यू ऑल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज मैं 12th इंग्लिश के तीसरे चैप्टर कविता का सारांश के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तीसरा चैप्टर पढ़ना है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट।
इसका अर्थ होता है पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। पत्ते, लीव्स का मतलब पत्ते होता है या पत्तियां होती है, पत्तियां तेजी से गिर रही है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। सबसे पहले हम इसके कवि के बारे में चर्चा करते हैं। कवि का नाम है विस्टन हग ऑडेन। विस्टन हग ऑडेन। कवि का जन्म 21 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ था, यॉर्क, यूनाइटेड किंगडम, और इनकी मृत्यु 29 सितंबर 1973 ईस्वी को वियना, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। He was born 21st February 1907 and he was died 29 September 1973, वियना, ऑस्ट्रेलिया। उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से 1948 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। उनकी रचनाएं हैं द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर अनदर टाइम, लुक स्ट्रेंजर अनदर टाइम। अब हम सारांश के बारे में चर्चा करते हैं। समरी ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आज पत्ते तेजी से गिर रहे हैं या पत्तियां तेजी से गिर रही है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह कविता का शीर्षक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट is one of the finest poem, is one of the finest poem, यह सबसे सुंदर कविताओं में से एक है। It has been composed by the modern poet, आधुनिक कवि के द्वारा रचा गया है जिनका नाम है W.H. ऑडेन, विस्टन हग ऑडेन। द टाइटल ऑफ दिस पोएम, इस कविता का जो टाइटल है, टाइटल यहाँ दिया गया है, देखो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यही टाइटल है कविता का। सजेस्ट, सुझाव देता है, अस, हम लोगों को, अबाउट द डेथ ऑफ, डेथ का मतलब मौत होता है, ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव जाति के, मानव जाति के मौत के बारे में सुझाव देता है। लाइक द फॉलिंग फास्ट ऑफ लीव्स, लाइक का मतलब होता है जिस प्रकार से, फॉलिंग फास्ट ऑफ लीव्स, पत्तियां तेजी से गिर रही है, उसी प्रकार से कहा जा रहा है मानव जाति के मौत के बारे में सुझाव दिया जा रहा है। द टाइटल ऑफ दिस पोएम, इस कविता का जो टाइटल है मानव जाति के मौत के बारे में सुझाव देता है। जैसा कि पत्तियां तेजी से, जिस प्रकार से पेड़ों की पत्तियां तेजी से गिर रही है, ह्यूमन बीइंग्स आर गोइंग टू देयर ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, या कब्र या मौत, वेरी फास्ट ड्यू टू सफरिंग एंड डिजीज, कहता है कि मानव जीवन अपने कब्र की ओर तेजी से जा रहे हैं। सफरिंग, कष्ट, एंड डिजीज, बीमारी और कष्ट के कारण मानव तेजी से मौत की ओर बढ़ रहे हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट, कवि, टॉक्स अबाउट, चर्चा करते हैं, बात करते हैं, द फ्रस्ट्रेशन, निराशा की, एंड क्रिसिस, संकट की, इन मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में, जो आधुनिक जीवन में निराशा और संकट जो आ रहे हैं उसके बारे में कवि इस कविता में चर्चा करते हैं। द मैसेंजर ऑफ डेथ, मौत का दूत, इज प्रेजेंट, मौजूद है, टू स्नैच, छीनने के लिए, द रियल डिलाइट, वास्तविक आनंद को, ऑफ पीपुल, लोगों के सही आनंद या वास्तविक आनंद को मौत का दूत छीनने के लिए मौजूद है। द पीपुल, लोग, हु लिव्स, हु एलिव, आज जीवित हैं, टुडे, लोग जो आज जीवित हैं, विल डाई टुमारो, कल उनकी मौत हो जाएगी। दिस एक्सप्रेशन, यह अभिव्यक्ति सजेस्ट, सुझाव देता है, डैट ह्यूमन लाइफ,
मानव जीवन को इज नो बेटर देन डेथ, मौत से बेहतर नहीं है। यह अभिव्यक्ति सुझाव देता है कि मानव जीवन मौत से बेहतर नहीं है। दिस आइडिया, यह विचार, इन दिस पोएम, इस कविता में, इज है, डैट डेथ इज सर्टेन, मौत निश्चित है। इस विचार, इस कविता में यह विचार से मौत निश्चित है। लाइक ट्रीज, पेड़ के जैसा, मैन आल्सो, व्यक्ति भी, आदमी भी, हैज टू गेट हिज एंड, मौत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस कविता में यही चर्चा किया गया है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं आप लोगों को 12वीं कक्षा के पोएट्री सेक्शन का चौथा चैप्टर ऑड टू ऑटमन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके पहले वाले वीडियो में तीसरे चैप्टर पोएट्री सेक्शन का नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में चर्चा किया जा चुका है। आप ऊपर में आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ऑड टू ऑटमन पतझड़ के बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हम इसके कवि के बारे में जान लेते हैं। इसके कवि कौन हैं? जॉन कीट्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ऑटमन के कवि कौन हैं? तो जॉन कीट्स याद रखना है। उसके बाद जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी को हुआ था। 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी को लंदन में हुआ था, अर्थात इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। जॉन कीट्स का जन्म इंग्लैंड के किस शहर में हुआ था? लंदन शहर में हुआ था। उसके बाद याद रखें इनकी मृत्यु कब हुई थी? 23 फरवरी 1821 ईस्वी में को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 23 फरवरी 1821 ईस्वी को हुआ था। रोम, जो इटली की राजधानी रोम में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं। ऑड टू ए नाइटिंगेल, ऑड टू नाइटिंगेल किनकी रचना है? तो जॉन कीट्स की रचना है। टू ऑटमन, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न एंड जॉन कीट्स 1819। तो ये सारे किनके द्वारा रचित है? जॉन कीट्स के द्वारा रचा गया है। अब हम इसके सारांश के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम अब देखते हैं इसमें द प्रेजेंट पोएम, द प्रेजेंट पोएम, जो वर्तमान कविता आप लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है। द प्रेजेंट पोएम नाम है ऑड टू ऑटमन। ऑड टू ऑटमन हैज बीन कंपोज्ड, रचा गया है या रचित है या लिखा गया है बाई जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के द्वारा प्रेजेंट पोएम ऑड टू ऑटमन लिखा गया है। ही वाज ए ग्रेट लवर, वे एक महान लवर ऑफ नेचर, प्रकृति के एक महान प्रेमी थे। प्रकृति के वे एक महान प्रेमी थे। ही वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति होता है। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट जिसमें EST लग जाता है वो सबसे होता है, तो सबसे महान, ग्रेटेस्ट सबसे महान इंग्लिश पोएट, जो अंग्रेज के कवि हैं, उन कवियों में वन ऑफ, यानी उन कवियों में, महान कवियों में एक थे, यानी अंग्रेजों के महान कवियों में एक थे। ही वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, वे अंग्रेजों के महान कवियों में से एक थे और प्रकृति के एक महान प्रेमी थे। ही वाज डाइड, उनकी मृत्यु हुई थी, एट द एज, आयु में, ऑफ 26 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, और ट्यूबरकुलोसिस के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में? तो 26 वर्ष की उम्र में। इन दिस पोएम, इन दिस पोएम, इस कविता में, इस कविता में ही डिस्क्राइब्स,
वे वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब्स का मतलब है व्याख्या करना, वर्णन करना। ब्यूटी सुंदरता को, इस कविता में वे सुंदरता को वर्णन करते हैं। एंड और कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताओं को ऑफ ऑटमन पतझड़ के, वो इंग्लैंड में जो पतझड़ का मौसम है, ऑटमन का जो सीजन है, उसके बारे में वे वर्णन कर रहे हैं। तो यही कर रहे हैं, कहते क्या हैं, इन दिस पोएम, इस कविता में ही डिस्क्राइब्स, वे वर्णन करते हैं ब्यूटी सुंदरता को, एंड कैरेक्टरिस्टिक विशेषताओं को, ऑफ ऑटमन ऑटमन के पतझड़ के। तो बताते हैं क्या, इन फर्स्ट स्टेंजा, इस कविता में 3 स्टेंजा बनाया गया है, 3 भाग बनाए गए हैं कविताओं का, और उनमें फर्स्ट स्टेंजा है, उसमें कहा जा रहा है इन फर्स्ट स्टेंजा द सन सूरज एंड ऑटमन, सूरज और पतझड़ जो ऋतु हैं, और कॉन्स्पायरिंग, यानी कॉन्स्पायरिंग का मतलब है योजना बनाना या प्लान बनाना या षड्यंत्र करना। तो सूरज और ऑटमन दोनों मिल करके षड्यंत्र कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, टू लोड ट्रीज, पेड़ों पर वो लाद रहे हैं, लोड कर रहे हैं, विथ फ्रूट्स, फ्रूट्स को, फलों को पेड़ों से लाद रहे, पेड़ों पर वो फलों को क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, लाद रहे हैं। एंड टू स्वेल द गॉड, और वो गॉड जो फल है, जो गॉड मतलब एक प्रकार का होता है, हम लोग इससे गॉड को कोहड़ा भी कहते हैं। तो गॉड को वो फुला रहे हैं, स्वेल का मतलब है फुलाना या ऊंचा करना, तो स्वेल कर रहे हैं गॉड को। कौन, सूरज और ऑटमन दोनों मिल करके कॉन्स्पायरिंग कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, पेड़ों पर, पेड़ों को क्या कर रहे हैं, तो फलों से लाद रहे हैं, उस पर फलों को बोझ रूप से लाद रहे हैं, लोड कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे वाला पार्ट में देखते हैं, इन सेकेंड स्टेंजा, इन सेकेंड स्टेंजा, स्टेंजा यहाँ छूट गया है, इन सेकेंड स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा में बताया गया है, सेकेंड स्टेंजा ऑटमन इज व्यूड, ऑटमन इज व्यूड, ऑटमन को दिखाया गया है एज वुमेन, महिला के रूप में। इन सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में ऑटमन को एक महिला के रूप में दिखाया गया है, एक महिला को डिनोट किया गया है सेकेंड स्टेंजा में। एंड बताया गया है, एंड इट्स प्रेजेंस, और इसकी उपस्थिति, इज फेल्ट, अनुभव किया जाता है, ऑन द ग्रीनरी फ्लर, अनाज के जो ढेर हैं उसके बीच में उस महिला की उपस्थिति को अनुभव किया जाता है। इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट ऑन द ग्रीनरी फ्लर। इन थर्ड स्टेंजा, तीसरा पार्ट है, तीसरा स्टेंजा जो है उसमें द म्यूजिकल एस्पेक्ट्स, म्यूजिकल एस्पेक्ट्स, म्यूजिक के दृष्टिकोण को दिखाया गया है ऑफ ऑटमन, जो ऑटमन का वहाँ सीजन है, मौसम है, उस मौसम में। हम एक बार बता दें कि जो ऑटमन का सीजन है इंग्लैंड में, वह भारत में जिस प्रकार से बसंत ऋतु का सीजन होता है, न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा ठंडा होता है, और वैसे ही मौसम इस समय इंग्लैंड में होता है। तो उसी के बारे में यहाँ कवि जॉन किट्स बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने 3 भाग बताया। उन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में, फर्स्ट जो स्टेंजा था उसमें ऑटमन में बता रहे हैं सूरज और ऑटमन के बारे में, जो षड्यंत्र कर रहे हैं पेड़ों के साथ और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, फलों को लाद रहे हैं। तो उसका फर्स्ट स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा जो है उसमें महिलाओं को एक प्रतीक के रूप में माना गया है, और थर्ड स्टेंजा में म्यूजिकल दृष्टिकोण को बताया गया है। वन कैन बी हियर्ड, जो सुना जा सकता है, इन ब्लीटिंग ऑफ फुल ग्रोन लैम्प्स,
एक ग्राउंड लैम्प्स का मतलब होता है बकरी का जो बच्चा होता है मेमना, उसको ब्लीटिंग का मतलब जो चहचहाना होता है, चिचियाना होता है इस प्रकार से, तो उनकी आवाज़ों को सुना जा सकता है। किस ऋतु में? तो ऑटमन में। कहाँ में? तो इंग्लैंड में। सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट्स, सॉन्ग्स का मतलब गीत, क्रिकेट्स का मतलब होता है झिंगुर, झिंगुरों की आवाज़, झिंगुरों की गीत। एंड ट्विटरिंग चहचहाहट ऑफ स्वालो, आप यहाँ स्वालो देख सकते हैं, स्वालो की ट्विटरिंग चहचहाहट इन द स्काई, आकाश में, इन द स्काई, आकाश में स्वालों की चहचहाहट देखा जा सकता है। तो इस प्रकार सो वी कॉल्ड इट, इस प्रकार हम कह सकते हैं इट ए लवली पोएम, यानी इट इज ए लवली पोएम, यह एक लवली कविता है, प्यारी कविता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। आज मैं 12th क्लास के पोएट्री सेक्शन का 5वां चैप्टर जो पढ़ना है एन एपिटैफ, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले जो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर में आई बटन पर क्लिक कर सारे वीडियो देख सकते हैं, पोएट्री सेक्शन का या प्रोज सेक्शन का। तो एपिटैफ, इसके कवि हैं, पोएट हैं वाल्टर डी ला मेयर। एपिटैफ के पोएट कौन हैं? तो वाल्टर डी ला मेयर। तो इनका जन्म 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को हुआ था। 25 अप्रैल, वाल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ था? 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को लंदन में यानी इंग्लैंड में हुआ था, और इनकी मृत्यु 22 जून 1956 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु 22 जून 1956 ईस्वी को हुआ था। और अब हम इसके सारांश के बारे में चर्चा करते हैं। एन एपिटैफ के, एपिटैफ का मतलब कब्रिस्तान होता है। तो अब इसके हम सारांश को देखते हैं। तो द प्रेजेंट पोएम, द प्रेजेंट पोएम का मतलब है एपिटैफ के बारे में कहा जा रहा है। एन एपिटैफ हैज बीन कंपोज्ड, द प्रेजेंट पोएम एन एपिटैफ हैज बीन कंपोज्ड बाय ए इंग्लिश पोएट वाल्टर डी ला मेयर। तो यह कविता वाल्टर डी ला मेयर जो इंग्लिश कवि हैं उनके द्वारा कंपोज किया गया है, कंपोज किया गया है अर्थात रचा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में ही हैज डिस्क्राइब्ड, उन्होंने वर्णन किया है। इन दिस पोएम ही हैज डिस्क्राइब्ड, इस कविता में उन्होंने वर्णन किया है डैट की ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ें में डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाती है वन डे, एक दिन। कहा जा रहा है कि एक न एक दिन ब्यूटीफुल, सुंदर चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। और इस कविता में चर्चा किया गया है इट इज ए टॉम्ब ऑफ ए ब्यूटीफुल लेडी। और इस कविता में टॉम्ब का मतलब मकबरा होता है, ब्यूटीफुल लेडी एक सुंदर महिला के मकबरा जो समाधि किया गया है उसी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो यह जो कविता है एक सुंदर महिला की मकबरा का है। सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे सुंदर महिला थी। डैट वाज, सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे सुंदर महिला थी। डैट वाज, जो वाज इवर बॉर्न, जो जन्मी भी थी। इन द वेस्ट कंट्रीज, पश्चिमी देशों में, उनका जन्म भी पश्चिमी देशों में ही हुआ था। तो वह काफ़ी सुंदर महिला थी। बट लेकिन आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, उस महिला की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, मौत के बाद। हर ब्यूटी, उनकी सुंदरता वैनिसेज, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाती है। मौत के बाद उनकी सुंदरता क्या होती है? खत्म हो जाती है। हर प्राइड एंड अट्रैक्शन, हर प्राइड, प्राइड
यानी उसका जो घमंड था, गर्व था, एंड अट्रैक्शन और जो आकर्षण था, प्राइड, उनका घमंड और अट्रैक्शन जो आकर्षण था, बिकैम ट्रेसलेस, बेकार हो गया। उनकी जो घमंड थी, अट्रैक्शन थी, उस महिला का के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी प्राइड एंड अट्रैक्शन जो थी वो बेकार हो गई। द पोएट, कवि, थिंग्स, कवि सोचते हैं, डैट कि ए मैन इज रिमेंबर्ड, एक आदमी को याद किया जाता है, एक व्यक्ति को याद किया जाता है। रिमेंबर का मतलब याद करना। भेन, जब, ही इज लिव, जब वह जीवित है। किसी व्यक्ति को तब याद किया जाता है जब वह जीवित है। बट भेन, लेकिन जब ए मैन इज डेड, जब उसकी मौत हो जाती है। नोबडी रिमेंबर्स, कोई याद नहीं करता है। हिम, उन्हें। जब भेन ए मैन इज डेड, जब एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। नोबडी रिमेंबर्स, कोई याद उन्हें नहीं करता है। एक्सेप्ट हिज क्वालिटी, उनके गुणों को छोड़कर। कहा जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उनके जो गुण होते हैं उन्हीं गुणों के लोग चर्चा करते हैं। सच ए वे, इस प्रकार कहा जा सकता है। वी कैन कॉल इट, हम कह सकते हैं। इट इज ए स्पिरिचुअल पोएम, यह एक आध्यात्मिक कविता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक आध्यात्मिक कविता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।